घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। पटना हाईकोर्ट ने कहा, बहुमत साबित करने से पहले नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है मांझी सरकार। और जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए बीजेपी पीडीपी के कथित साझा कार्यक्रम को लेकर उठ रहे हैं सवाल, संघ भी है नाराज। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में सियासी संकट के बीच एक आदेश जारी हुआ है हाईकोर्ट से कि मांझी सरकार कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है। और ये नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है, ये उस खास करके आया जब लगातार अल्पमत की स्थिति में आने के बाद जीतन राम मांझी लगातार एक से एक फैसले लिए जा रहे थे। और हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मिथिलेश जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस फैसले का एक बहुत साफ है कि मांझी सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही इसके जो सियासी मायने हैं, इसके जो सियासी असर है वो भी बहुत साफ है। उपेंद्र जी, जिस तरह से कई फैसले इन दिनों लिए गए, वो फैसले जाहिर है वेलफेयर या एक सोच नहीं थी, वो एक जरूरत की तरह वो फैसले लिए जा रहे थे कि सियासी जरूरत की तरह से उस पर रोक लग गई है। इसका असर 20 तारीख के जो बहुमत परीक्षा होना है उससे आपको लगता है इससे जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा है ये? हमें नहीं लगता कि ये जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है जी, तो ये आगे की सरकार के लिए ये काम का है, क्योंकि जो घोषणाएं हो रही थी जी, तो उसके लिए फंड चाहिए, बहुत फंड। जी। वो फंड कहाँ से आएगा वो बिना स्पष्ट किए हुए सिर्फ आप खर्च की घोषणाएं करते जा रहे हैं। जी, 5 एकड़ जमीन जिसकी है उसके लिए बिजली फ्री कर रहे हैं, बहुत सारे जो टेम्परेरी टीचर्स हैं उसकी नौकरी परमानेंट कर रहे हैं, उस शिक्षा मित्र वगैरह दूसरे है उसको नियमित शिक्षक बना रहे हैं, तो जाहिर है कि तनख्वाह भी उसी के हिसाब से देनी होगी जो नियमित शिक्षक को पहले से मिल रहे हैं। जी। पत्रकारों के लिए 5,000 पेंशन। तो ये सब जो घोषणाएं हो रही थी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसी तरह से कुछ और घोषणाएं हो सकती थी, वो अब रुक गई है। तो वो जो आने वाली सरकार होती उसके लिए समस्या होती, या तो सरकार है कि इन घोषणाओं को खारिज कर देती, तो खारिज करने पर उसका राजनीतिक नुकसान होता। उनको कहा जाता है कि देखिए एक अच्छी घोषणा की गई थी, जैसे कि शिक्षकों से संबंधित घोषणा है, उसको खारिज होती तो शिक्षक सब नाराज हो जाते। पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश जी की जो यात्रा चलती थी उसमें ये जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन लोगों ने बहुत हंगामा खड़ा किया था। तो वो चुनाव पर यानी उसमें जो इनका बहुमत साबित करने का जो है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, उस पर नहीं पड़ेगा। बाकी और कि आने वाली सरकार है उस पर पड़ेगा। और अभी जो है मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज भी उन्होंने दे दिया। शायद इसके आगे राजनीति भी ये कर सकते हैं, जो अभी तक जो कुछ भी फैसले हुए हैं तो इसका राजनीतिक महत्व है। लोगों के बीच जब जाएंगे तो कहेंगे कि हमने भाई ये किया था, वो किया था, वो किया था, हम आगे भी ये कर देंगे। तो यही था लोकप्रियतावादी निर्णय जो थे इसका। उस वो जो लोकप्रिय होने की जो आजकल नई सियासी एक चलन है, जिसको सफलता भी मिल रही है, जिसको समर्थन भी नीतीश कुमार ने भी दिया और तमाम लालू जी और देश के कई दल केजरीवाल को भी समर्थन दिया, वो भी पॉपुलिस्ट काफी सारे मेजर्स। तो ये जो नए सियासत है जिसमें कि वादे करो, निर्णय लो, अनाउंसमेंट करो, घोषणा करते जाओ, ये मत सोचो कि उसका आर्थिक जो असर है वो क्या हो सकता है उस पे। उसके लिए आपको लगता है कि ये कारगर ये जो निर्णय है हाईकोर्ट का निर्णय तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी सरकार का बहुमत संदिग्ध हो जाता है जी, तो इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे भी जब सरकार बदलती है 5 साल के बाद, जब दूसरे बाद नई सरकार आती है, तो जब इलेक्शन कमीशन का शुरू हो जाता है, तिथि जब निश्चित कर देती है हो जाती है, उसके बाद सरकार निर्णय लेना बंद कर देती है। हालांकि वो सरकार लेजिटिमेट सरकार होती है, 5 साल के लोगों ने उसको चुन रखा होता है और 5 साल में 1-1.5-2 महीने बाकी भी बचे होते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव की तारीख तय कर दी है, उसके बाद वो अपने आप बंद कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कारण बंद होता हो या ऐसे भी एक मान लिया जाता है कि जब हमारी सरकार नहीं है तो अंतिम में जाते जाते क्यों निर्णय ले, तो बचा जाता है निर्णय से। तो वहाँ तो 1.5 महीने 2 महीने सरकार होती है की कार्यावधि होती है, जबकि चुनाव हो रहा होता है। यहाँ तो मामला सप्ताह का है, 1 सप्ताह का। तो इसलिए हाई कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया है, वही किया है जो कि जस्टिफाइबल है। और ये जो कर रहे थे पूरी तरह से पॉलिटिकल था, तो शायद इस पॉलिटिक्स में इनको बाद में कोई फायदा हो तो हो, लेकिन इसमें अभी तत्काल जो है राजनीतिक इनको नुकसान
मांझी जी को? अभी है कि साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से इनको नुकसान ये होगा कि ये लोग समझेंगे यानी कि जो ये कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं उस पर ब्रेक लग गया तो आपका जो मोमेंटम हो तो कमजोर होता ही है। तो अभी ये जो तत्कालिक है जो इनके नेगेटिव गया है। जी मिथिलेश जी, अभी जो उपेंद्र जी कह रहे थे बड़ा ही सुंदर सजग बात कह रहे थे। इसमें एक बात और जोड़ने की जरूरत है कि मांझी जी को ऐसा लग रहा था कि हम जो है सरकार हमारी ज़्यादा दिन अब चलेगी नहीं, बहुमत हम सिद्ध कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो क्यों नहीं हम अपना जो है रास्ता पहले साफ कर लें। तो ये सोच करके इन्होंने जितनी भी बाधाएं वगैरह जो है या मांझी जी कह रहे हैं कि वो तो विश्वास मत प्राप्त भी करेंगे और 130 विधायक का जो दावे हैं नीतीश कुमार जी के वो खोखले हैं, फर्जी है, मतलब इनमें से कई फर्जी है वो कह रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के उस कावे पर इनका जो भी रणनीति बनी है जी। आज का जो तिथि में ना अमित शाह उनसे मिल सके ना पीएम मिल सके, दोनों में से कोई नहीं मिले, जबकि दिल्ली में कल से ही धरना पर बैठे हुए हैं यानी आए हुए हैं। लेकिन आज दोनों जो शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो दोनों में से कोई मुलाकात तक नहीं हो पाई है। तो ऐसा लगता है कि अब इनको समझ में आ रही है कि जो भी हमें है करना वो करके ही छोड़ें, जिससे कि आगे आने वाली जो चुनाव वगैरह है जिस पर वो प्रभावित किया जाए। लेकिन बिहार में जो कुछ निर्णय लेने वाली सरकार आप बना रहे थे, जो भी आपने किया था, ये तमाम चीजें ऐसी स्थिति है कि अब बिहार में सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, नहीं, जो बात आप कह रहे हैं तो जब आप ये फिर उसको ऐसे ही माना जाए। आप कहते हैं जब आपके विरोधी कहे तो बहुत कुछ ऐसा ही कहते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो आप देखें पूरी ग्राफ, आप पूरे चैनल पर आप जो है पूरे अब तक के डिबेट में सब लोग लाए हैं, उनके कहने के क्या है। कुछ दिन पहले भी कहे थे कि मांझी जी ने ऊपर से नीचे तक के लोग, सारे लोग जो है वो ठेकेदारी से पैसा ले रहे हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, यानी जितने भी टॉप तक के लोग जो है पैसा वसूल रहे हैं। तो इस तरीका की बातें जो है उनका कहीं न कहीं थोड़ा सा भेगेबुल है और इस तरीका का एक जिम्मेदार व्यक्ति का वक्तव्य नहीं देना चाहिए जी। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 बड़ी गलतियां की हैं। एक, वो कह रहे हैं कि बिहार के जनता के जनादेश के साथ धोखा किया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके जो जिसके विरुद्ध राज्य का जनादेश था उनके साथ आपने सांठगांठ किया। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि महादलित को मुख्यमंत्री पद से आपके हटाने से मुहिम आपने शुरू की। ये तीनों जो है इस चीज के लिए जिम्मेदार है और ये तीनों जो है मैंडेट के खिलाफ है। नहीं, एक बात देखिए दिलीप जी, पहले तो कि मोदी जी या मतलब जो कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, पहले तो अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनकी बिहार में क्या क्षमता थी भारतीय जनता पार्टी का, जहां 22 और 26 सीटें हुआ करता था। आज नीतीश कुमार से तालमेल करके इनकी इतनी ऊपर ग्राफ आई है, तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लें। अब आज जो उन्होंने जो एक मतलब जिम्मेवारी या इजलेम लगा रहे हैं, ये गलत है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और नए मेहमान के साथ एक नए सवाल भी लाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो ताजा सियासी हालात बन रहे हैं, खास करके एक तरफ से पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि जब तक बहुमत हासिल नहीं कर ले मांझी सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं कर ले, और साथ ही साथ दूसरी तरफ सुशील मोदी ने जो बात कहा है, उन्होंने कहा है
कि ये पूरे सियासी संकट के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है और कोई नहीं। मांझी ने पहले बिहार पे क्या कहा, ये आपको हम दिखाते हैं। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का और असेंबली भंग करने का मेरा कतई ये भावना नहीं है। हम 20 तारीख को उस समय ही फिक्स किया था, महामहिम राज्यपाल ने भी फिक्स किया। उस दिन हम ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ को देखेंगे और विश्वास मत प्राप्त करेंगे। और सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार पे, वो भी आप देख लें। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिहार में पैदा हुआ है, इसके लिए एकमात्र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। उन्होंने पहले तो गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का चौथी बार नाटक किया है। ये नीतीश कुमार का कोई पहला इस्तीफा नहीं है, उनके पॉलिटिकल करियर का ये चौथा इस्तीफा है और हर इस्तीफे के बाद वो 3 महीने के बाद वापस उसी पद पर वापस आ जाते हैं। उन्होंने मांझी को समर्थन देने के लिए की भी बात कही है, वो क्या कहा वो भी आप देखें। जब जीतन राम मांझी स्वतंत्र निर्णय लेने लगे और नीतीश कुमार को लगने लगा कि मेरी लोकप्रियता से ज्यादा जीतन राम मांझी की लोकप्रियता हो रही है और ये कहीं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न बन जाए, जो कि कई बार मांझी जी ने यह बयान दिया कि एक दलित को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तब उनको लगा कि अगर इस दावेदार को इसी समय नहीं कुचलेंगे तो आगे मेरे लिए खतरे की घंटी हो सकता है। तो इसीलिए रास्ते के कांटे को भी निकाल फेंको और फिर मांझी को बदनाम करने का अभियान प्रारंभ हुआ। हमारे पास सारे विकल्प मौजूद हैं, सारी परिस्थिति देखकर हम निर्णय करेंगे क्या करना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सोनकर शास्त्री ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है और वहां पर 87 हमारी विधायक हैं, संख्या है। और जीतन राम मांझी जी एक ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जो उन्हीं की पार्टी द्वारा क्रिएट किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पार्टी की तरफ से कोई इस पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन मांझी जी सबसे मिल रहे हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं। ये उनका अपना दृष्टिकोण है, वो ये उनके अपने तरफ की सोच है, पर पार्टी की तरफ से क्या सोच है, यह सारी चीजें बिहार में जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर नजर है और साथ ही जो कुछ भी होगा वहां पर असेंबली में तय होगा। रामाधार जी, बिहार में जो कुछ अभी चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो नीतीश कुमार के आप साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, जो कुछ हो रहा है इससे क्या बिहार में जो संकट है वो तो उसका तो असल में पता चलेगा कि 20 तारीख को क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए बिहार रुक गया है। नहीं, ये कांग्रेस तो जदयू की सरकार को समर्थन दी थी। जदयू के पहले नेता नीतीश कुमार जी थे, बाद में उन्होंने जीतन राम मांझी को जदयू के लोगों ने अपना नेता चुना, तो स्वाभाविक है कि जो भी जदयू का नेता होगा उसका कांग्रेस वहां, हमारे 5 ही विधायक हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा है हमारे पास। लेकिन वहां पे जब 5 विधायक कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन में ये आपको पता है, तो हम लोग जदयू का समर्थन करेंगे। जदयू का जो ऑफिशियल लाइन होगा, जो जदयू का रिवेल नहीं, ऑफिशियल जो कैंडिडेट होगा हम उसके साथ जाएंगे, उसके साथ हम रहेंगे। और ये अभी आपने बाइट सुनाया इनका श्री सुशील कुमार मोदी जी का, तो ये भाजपा जो है उनको जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल रूपी कमरे से ढकेल के जिस दिन से बाहर किया, उस दिन से आज तक वो उस दर्द को भूल नहीं पाए हैं, अभी भी वो उसी दर्द में जी रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार आज कहें कि हाँ भाई ऐसा करता हूं, मैं भाजपा के साथ सरकार बनाता हूं, तो एक पांव में जूता होगा सुशील मोदी के और दूसरे पांव में जूता पहनने का भी जहमत नहीं उठाएंगे, दौड़ के अपने सब लोगों को जाके वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में बंडी संडी चढ़ा के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि मांझी के बारे में कि मुख्यमंत्री के दावेदार, अरे भाई मांझी तो मुख्यमंत्री हैं आज के दिन में जी, और 20 तारीख को यह फैसला होगा कि आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं।
जी। अब ये भाजपा जो है वो न तो निर्णय ले रही है कि हम मांझी का समर्थन करेंगे, न विरोध कर रहे हैं। इतनी हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर बिहार में कि वो निर्णय ले सके कि हां हम मांझी के साथ हैं या मांझी के विरोध में हैं। जी। उनका स्ट्रेटजी है कि अगर मांझी विश्वास कुछ जदयू के विधायकों को तोड़ लेते हैं तो ये उनका समर्थन करेंगे, और नहीं तोड़ते हैं तो ये नौटंकी करके विधानसभा से बहिर्गमन कर जाएंगे। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, और निश्चित रूप से इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। वहां पे मांझी को ये लोग आश्वासन दे रहे हैं पर्दे के पीछे कि हम समर्थन देंगे, हम समर्थन जुटाएंगे, संसाधन उसके लिए हम आपको मुहैया कराएंगे, और पीछे से इस शरीफ राजनेता को लोग मूर्ख बनाने पे पड़े हुए हैं। लेकिन और ये मोहरा बन के बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं अभी। चलिए, 12 फरवरी को 5 एकड़ तक जो किसानों की जमीन है उसको मुफ्त बिजली देने का फैसला किया था। साथ ही साथ उन्होंने वित्त रहित स्कूलों को भी अधिग्रहण करने की मंजूरी दी थी। जो वहां पे कैबिनेट की बैठक उन्होंने 10 फरवरी को बुलाकर SC ST के ठेकेदारों ठेकेदारी में उनको आरक्षण देने की उन्होंने बात की थी। जो अगली जातियां हैं उसमें जो गरीब है उनको आरक्षण देने की बात कही थी उन्होंने, जो बताए। साथ ही साथ सभी वर्गों की PG तक की लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त करने का फैसला किया था। 43,000 जो सफाई मित्र है गांव में, उनकी बहाली की घोषणा की थी। जो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हर प्रखंड के 5 गांव को विकसित किया जाएगा। गया, पूर्णिया, भागलपुर में हाई कोर्ट बेंच बनाने का वादा किया गया था। जितने पत्रकार हैं उसके लिए मुख्यमंत्री ने पेंशन की भी घोषणा की थी। ये तमाम वो फैसले हैं जिसको लगातार ये देखा जा रहा था कि इससे लोकप्रियता, इससे शायद बहुमत पे बहुत असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इसके बाद रूटीन, हाईकोर्ट का है कि रूटीन काम करेंगे, तो रूटीन काम में ये सारे निर्णय नहीं होगा। महादलितों को में पासवान को जोड़ना, ये तो रूटीन में नहीं है। एक होता है पॉलिसी डिसीजन, दूसरा होता है कि एग्जीक्यूटिव। जी, तो अब यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, आप ये देख रहे हैं। अभी हाँ, जो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या जो राज्यपाल ने जब कहा जी कि आप बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद का जो भी निर्णय लिया है वो भी स्टे हो जाएगा, वो भी स्टे होगा। उसके पहले जो निर्णय है वो रह जाएगा। हमें लगता है कि जो PG तक लड़कियों की जो मुफ्त शिक्षा है थोड़ा पहले लिया था इन्होंने, तो वो रह जाएगा। लेकिन और बहुत सारी जैसे महादलित में सबको महादलित बना दिया था, जो दूसरा एक जाति रह गई थी, वो सब पर रोक लग जाएगी। चलिए, तो पुष्पन जी एक सवाल है, ये जो स्थिति है इस सारे चीजों में एक सवाल है, बीजेपी का जो रणनीति है वो समझ में आ रहा है क्या? क्या रणनीति है? आपको अभी बीजेपी की दिल्ली में रणनीति समझ में आ गई थी क्या? जो दिल्ली में हुआ है उस रणनीति क्यों बनाई गई, किसने बनाई, कैसे बनाई, और मीटिंग में कौन पहुंचा, ये तमाम सारी बातें आपको पता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी कई सारे अलग अलग जैसे कहते हैं मथाडीज थे, इसी किस्म से आप देखें कि बिहार के अंदर भी सेंटर लीडरशिप और कुछ और कह रही है, स्टेट लीडरशिप और कुछ और कह रही है, और दोनों के बीच में वहां भी कई सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। उनकी अपनी सत्ताधारी पार्टी के साथ भी साठगांठ है, उनकी उसके बाहर भी साठगांठ है, उनको मोदी के साथ भी यहां दिल्ली में अपनी लॉयल्टी शो करनी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मांझी को पहले हवा दी, फिर पीछे हटे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सब कुछ मांझी करें और ये सत्ता के सुख भी भोगें बाद में, और ये बदनाम भी ना हो। राजनीति में ये होता नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जिस पे आपने बहस आज की है, एक तो ये डिसीजन जो हाई कोर्ट का आया है उसमें है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के जितनी भी चीजें हैं उसे आप अनाउंस नहीं कर सकते, नीतिगत जी। आप ये देखें कि ये जो पूरा जो आज की डेट में क्राइसिस खड़ा हुआ है, कुछ उसको संवैधानिक क्राइसिस कह रहे हैं, कुछ बिहार के लिए क्राइसिस कह रहे हैं। आप नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दिखावे के तौर पे लोकसभा के चुनाव में हार के बाद एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया और मांझी को बिठाया, वो भी राजनीति से प्रेरित था। मांझी को बिठाने के बाद वो कुछ और मैसेज देना चाहते थे। अब मांझी को हटाने की उनकी मजबूरी है और मांझी नहीं हट रहे, वो भी एक राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। और ये जो घोषणाएं हो रही हैं एक के बाद एक लगातार, इसका भी फौरी तौर पे उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इससे कितनों को फायदा होगा। वो जाने से पहले देश में ये बताना चाहते हैं, बिहार में, कि जो कि जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वहां पर, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं विश्वास मत हासिल करता हूं तो मैं सिकंदर हूं,
और अगर मैं हार जाता हूं तो पूरे बिहार में कहेंगे कि इन सब ने मिलकर एक महादलित को जो है शहीद कर दिया और उसका वो फायदा लेना चाहते हैं। सबका एजेंडा, मैं फिर कह रहा हूं कि 8 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उससे आगे बढ़ के कोई कुछ नहीं सोच रहा है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल कर लिया गया, इसमें गवर्नर भी शामिल कर लिया गया, इसमें मोदी पे भी आरोप लग गए, इसमें पार्टी प्रेसिडेंट पे भी आरोप लग गए, अब कोर्ट आ गई है। यह इत्तेफाक की बात है कि कोर्ट की कोई बात नहीं कह सकता है, कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चक्कर होता है। अगर कोर्ट नहीं आती तो मैं समझता हूं अभी यह दलगत राजनीति बहुत आगे चलती। जी जो अहम सवाल है, इसके साथ ही हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन उपेंद्र जी आपसे बस एक छोटा सा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है इस समय? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या रणनीति से वो काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति बिहार में है, हम लोग तो बहुत गैर जिम्मेदाराना रणनीति है। 87 विधायक उनके पास हैं और उनके निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये जो अनिर्णय की स्थिति है कि हम कोई, इसके पीछे कोई रणनीति है? हमें लगता है कि इसके पीछे वही है। कुछ लोग, केंद्र के लोग अपने तरीके से सोचते हैं, राज्य में जो कुछ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनको लगता है कि नीतीश को बहुत ज़्यादा नहीं सटाना चाहिए पार्टी से, कि कहीं ज़्यादा सट गए तो कहीं ये अगला नीतीश न बन जाए। मतलब जिस तरह से बाहर के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, फिर वैसा ना हो, तो इसलिए मांझी से वो डरते भी हैं, फिर मांझी से उनको प्यार भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रमण करना है। तो ये जो उनका अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है बिहार के कुछ नेताओं का, और दिल्ली में हमें लग रहा है कि जिस तरह से मैं बोलता था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारत की राजनीति की समझ नहीं है, उस तरह से हमें लगता है कि दिल्ली का जो भी शिखर 2 नेता हैं उनको हिंदी प्रदेश की राजनीति की समझ नहीं है। वो नहीं समझ रहे हैं कि हिंदी उसी का उसका एक नतीजा हुआ कि दिल्ली में वो बुरी तरह से हारे। हरियाणा में बाय फ्लू को जीत गए थे, उसमें किसी रणनीति की जीत नहीं थी, बल्कि वहाँ एंटी जाट सेंटिमेंट स्ट्रांग था। जाट वोट 2 जगह बंट गया और लोगों को जाट से राज्य से मुक्ति चाहिए थी, वो जीत गए थे। तो इनको लग गया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन जो तो बीजेपी का जो शिखर नेतृत्व है उसको हिंदी प्रदेश की राजनीति की समझ की कमी, और जो हिंदी प्रदेश के जो नेता है, क्षेत्रीय नेता है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, उसके कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अनिर्णय की स्थिति में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार गठन को लेकर। कहा जा रहा है कि जिन शर्तों पे ये सरकार गठन की शुरुआत हो रही है, जो साझा कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन साझे कार्यक्रम के बारे में जो खबरें आई है, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नाराज है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं सरकार बनाने को लेके, आप पहले उसको सुन लें। ऐसी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 23 फरवरी को बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के नेता का मन तो बना है और जल्दी ही इस संदर्भ में कोई विशेष खबर आप लोगों के पास आएगी, पर 23 तारीख को मिलना है ऐसा सुनिश्चित हुआ है। अभी पार्टी की तरफ से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी के तरफ से 23 तारीख को होगा, तारीख पे उन्होंने कहा अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार के गठन को लेके जो बातें हो रही है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक तरह से, उपेंद्र जी, इसको अगर संकेत कर तरफ देखा जाए तो इस पे काम हो रहा है। आपको क्या लगता है जो बातें, खबर जो आ रही है कि चाहे वो पाकिस्तान से बातचीत का दबाव हो, हुर्रियत से बातचीत का दबाव हो, धारा 370 हो, अस्फा हो, तमाम जो वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वो मुद्दे थे, और आज सरकार बनाने के लिए ये तमाम चीजें आ रही है, अभी इस पे इंतजार करना चाहिए, या आपको लगता है जो खबर है कि संघ नाराज है, ये तमाम जो खबरें आ रही है? देखिए, दोनों खबरें सच है। यानी बात चल रही है सरकार बनाने की जी, समझौता हो रहा है जी, उसमें कुछ जो अपने इनके जो पुराने स्टैंड रहे हैं
उससे लचीलापन भी दिखला रहे हैं, इसमें भी सच्चाई है, और विरोध हो रहा होगा इसमें भी सच्चाई है। क्योंकि वही ना कि जब आप कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स करते हैं, गठबंधन की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो है कार्यक्रमों को कि आप आहुति देते हैं। ये पिछले 25 साल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने, लगभग सभी पार्टियों ने, देश की सभी पार्टियों ने, इसमें लेफ्ट भी शामिल है, अपने अपने कार्यक्रमों की आहुति दी गठबंधन राजनीति के तहत, और उसके कारण है कि सबकी छवि खराब हुई देश भर में। मतलब है कि सोवियत संघ का पतन हुआ, लोगों ने कहा कि विचारधारा का पतन हो गया, और उसी समय लगभग हमारे देश में भी विचारधारा का पतन होने लगा। सिर्फ लोगों की दिलचस्पी धारा में रह गई, कौन मजबूत धारा है, जो मजबूत धारा उसके साथ आगे निकल जाए और विचार को छोड़ दो। तो ये वही रिपीट हो रहा है जो पिछले 25 साल से हमारे देश की पार्टियां कर रही है, पार्टियों के नेता कर रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता मारे जाते हैं, उनके कार्यक्रम माने जाते हैं, दोनों की दुर्गति हुई है। तो ये हो रहा होगा जरूर, और इसका विरोध भी हो रहा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, कुछ अलग तरह से भी सोचता है, वो अपने को पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल समझता है। तो उसके साथ ऐसी नहीं होगी समस्या कि हमें सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए। तो जिसको कि सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए तो बोलेगा कि अपने कार्यक्रम है उससे समझौता मत करो। तो हमें लग रहा है कि संघ का जो विरोध हो रहा है, इसकी जो खबरें आ रही है वो खबरें सही है, और विरोध भी वाजिब है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये जो पिछले साल से सभी पार्टियां कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बार कर चुकी है, वो उसी में शामिल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेसिक मुद्दा है कि जब भी उसी इशू पर तो इसने पाकिस्तान से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी में आकर के वहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दूसरे नेता बात कर रहे थे, उसके बाद भारत की बातचीत होनी थी पाकिस्तान से, तो उसने कहा कि नहीं, ये द्विपक्षीय बातचीत को द्विपक्षीय रहने दो, तुम इसको त्रिपक्षीय क्यों बना रहे हो, मतलब तीसरा पक्ष से बात करके फिर तुम हमसे बात करोगे। तो अब उसको कैसे स्वीकार करेंगे? इसीलिए हमें लगता है कि जब मामला हो कि भाई या तो आपको पावर चाहिए या आपको प्रोग्राम, तो पावर और प्रोग्राम में किसकी बलि दें, ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो पुष्पेंद्र, पावर और प्रोग्राम में किसकी बलि दें? देखिए, ये तो बीजेपी को तय करना है कि वो पावर चाहती है या जो उनके कोर इश्यूज हैं उसको वो तिलांजलि देना चाहते हैं। लेकिन ये हमने जरूर देखा है कि एनडीए की सरकार जब पहली बार बनी थी, उसमें भी एक साझा कार्यक्रम इसलिए बना था कि 28 पार्टियों की सरकार लेनी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम कोर इश्यूज को अलग रख दिया था। कहा कि साहब हमारे पास बहुमत नहीं है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के जो कोर है, खासतौर से उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला था, धारा 370 का था, और राम मंदिर का था। अब राम मंदिर का मामला इस बार आते आते कोर्ट में चला गया है, और हाई कोर्ट का निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट को देना है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने जा रही थी और वहां मिशन 44 की बात हो रही थी, तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जम्मू में जितनी रैली की, उसमें नरेंद्र मोदी दोनों मुट्ठी बांध के सबसे कहलवाते थे, कहो भारत माता की जय। और वही नरेंद्र मोदी जब वैली में मुसलमानों के इलाके में जाते थे, जहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, तो न वहां भारत माता की जय उन्होंने बोला और न धारा 370 की बात की। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एक विजन डॉक्यूमेंट लाए। और उस विजन डॉक्यूमेंट में मैं 2-3 चीजें आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि उस विजन डॉक्यूमेंट जो रिटन में है, अवेलेबल है, उसके बारे में पूछना चाहता हूं। धारा 370 तो इनके न विजन डॉक्यूमेंट में थी, मैनिफेस्टो उन्होंने जारी नहीं किया, तो समझ में आता है। विजन डॉक्यूमेंट में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुझे लगता है कि उस पर किसी को विवाद नहीं होना चाहिए, अनलेस अनटिल आप मुसलमान और हिंदू की निगाह से, कम्युनल एंगल से जब तक इसको नहीं देखेंगे, तब तक मैं समझता हूं उस पर किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय वेस्ट पाकिस्तान से निकाले गए, मारे गए, सताए गए जो हिंदू 2 लाख वहां रह रहे हैं, उनके बारे में सन 1947 से लेकर आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। और वो वहां के नागरिक भी नहीं है, उनको सिटीजनशिप भी नहीं है, उनको प्रॉपर्टी राइट भी नहीं है, उनको स्टेट गवर्नमेंट के जॉब भी नहीं मिलेंगे। विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इनको सबको नागरिकता दी जाएगी, इनके तमाम सारे राइट बहाल किए जाएंगे, और हम इनको ऑनरेबल जो कंपनसेशन है वो भी दिया जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विजन डॉक्यूमेंट जो था उसमें 8 महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये था जी। इसकी चर्चा भर पीडीपी के एक नेता ने, मुजफ्फर बेग ने, आज से 1 महीने पहले सिर्फ इतना भर कहा कि इन तमाम मुद्दों पर हमें ह्यूमन कंसिडरेशन के हिसाब से इस पर फैसला लेना चाहिए। पीडीपी ने कहा यह इनका निजी बयान है, एनसी ने कहा कि इस आदमी को कानून का कुछ पता नहीं है, हुर्रियत ने कहा खून की नदियां बहेंगी, मेरा कहना है जेकेएलएफ ने कहा यह आरएसएस की गोद में बैठे हैं। एक
ह्यूमन एंगल पे इसमें किसी की बात नहीं हो रही कि कहां मुसलमान बस रहा है, कहां हिंदू बस रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस इलेक्शन को और जम्मू कश्मीर की राजनीति को जो लोग खामखा सेकुलरिज्म के एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर आप मात खा रहे हैं। एक पार्टी साफ तौर पे ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। मैं कह रहा हूं बने या ना बने इशू नहीं है, इससे आपकी सोच का पता चलता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू नहीं बनने देंगे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि एनसी के पास भी जो एमएलए हैं, पीडीपी के पास भी जो एमएलए हैं और कांग्रेस के पास भी एमएलए हैं, उनकी अपनी मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है। तो इस अंदाज में जब आप पॉलिटिकल डिबेट में आते हैं तो उससे यह पता चलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उस हिंदू के दुश्मन है जो इस बार सत्ता के पास 25 सीटें लेके आया है। लेकिन सवाल तो बीजेपी का है। मैं वही आ रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी जिसको ये प्रिय था धारा 370, जिनको ये प्रिय था नागरिकता दिलाना, जिनको ये प्रिय था कि 1965 और 1971 के बाद जो लोग आए थे उनको भी कंपनसेशन देना है। इनके विजन डॉक्यूमेंट में एक और बात बड़ी कही गई थी। इन्होंने कहा कि वैली की जो 46 सीटें हैं, उन सीटों में से 3 सीटें कश्मीरी पंडित जो 3 लाख वहां से मार के भगा दिए गए हैं, उनका रिसेटलमेंट के बाद 3 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाए। उस सब में यह कहना चाहता हूं कि आज जिस बातचीत हम कर रहे हैं और जो 11 पॉइंट निकल के आए हैं पीडीपी की तरफ से, जिन पे बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तो बहुत दूर है, उसमें वो है ही नहीं। जिस तरीके की टर्म डिक्टेट की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस लालच में कि पहली बार जम्मू कश्मीर में एक उप मुख्यमंत्री हिंदू होगा। अरे वहां हिंदू ना हो, पहले भी होता रहा है, पहले भी होता रहा, लेकिन ये हिंदुस्तान के उन हार्डकोर हिंदुओं के सेंटिमेंट से खेलना कि देखिए पहली बार वहां उप मुख्यमंत्री हिंदू हो रहा है, उससे जो समस्याएं हैं, उससे जो इशू है, उससे डाइवर्ट करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। अगर मुजरिम है और झूठ बोलने की कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व है। जो उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले करा, अब वो वही करने जा रहे हैं। सत्ता में रहने के लिए आपको क्या पीडीपी के साथ जाने की जरूरत है, ये आप अपने कैडर को नहीं बताना चाहते। और जो सबसे बड़ी बात है 11 पॉइंट प्रोग्राम में पीडीपी के, उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया ड्रामा खेला कि हम सार्क यात्रा पर अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजेंगे और फोन करके आपने पाकिस्तान से बात की। आप एक झटके में पाकिस्तान से बात तोड़ देते हैं और एक सरकार बनाने के लिए स्टेट सरकार की एक रीजनल पार्टी के दबाव में इतने आते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी तय करने लगता है। दूसरी, आपने कहा कि हुर्रियत से बात करें, जिनको आपने भगा दिया, जिनकी वजह से आपने 2 देशों के बीच बातचीत तोड़ दी, अब उनके साथ शर्त रखी है आपसे। 370 में उन्होंने कहा कि इसको छूने की जुर्रत न कीजिएगा। उन्होंने कहा फौज के पास जो जमीन है वो खाली करा के दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां पर जो है उनको भी आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बताए कि उन्होंने अपने कैडर को 40 साल से जो घुट्टी 555 पिलाई थी, धारा 370 की, मंदिर की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कश्मीर को लेने की बात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात, आज तो आप अपने मुद्दों पर सिर्फ इसलिए कि आप किसी तरीके से इस सरकार के अंदर जूनियर पार्टनर बन जाए, उसके लिए आपने सारे मुद्दे और सारे वोटर को तिलांजलि दे दी है। उन जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा कि हम सत्ता में जाएं तो भाई हम क्या क्या रखें। आज आपने कहा ये तो हमारी जेब में है ही, अब हम सत्ता में चले जाएं और देश को बता दें कि पहला यहां कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हिंदू हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोगों के साथ चीटिंग की है। कांग्रेस पार्टी से रिएक्शन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखने के लिए रामाधार जी। पुष्पेंद्र जी की कही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ भी हमारी सरकार 6 साल चली थी वहां, और उसमें 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुख्यमंत्री थे और 3 साल गुलाम नबी आजाद थे। तो जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री, मैं जनरली मैं धर्म की बात नहीं करता, लेकिन अभी पुष्पेंद्र जी ने यह बात उठाई है तो मैं बता दूं कि उस समय उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में हिंदू ही थे। बाद में फिर 6 साल हमारी सरकार चली इनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो इसमें भी उप मुख्यमंत्री हिंदू ही थे। लेकिन इस बात को कभी कांग्रेस पार्टी ने सुर्खियों में नहीं रखा, क्योंकि हम लोग उस तरह की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। अब भाजपा और आरएसएस विरोध कर रहा है। भाजपा वाले आरएसएस का उपयोग वोट के पोलराइजेशन तक करते हैं, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आरएसएस के एजेंडे से अपने आप को किनारे लाके सत्ता के एजेंडे की ओर केंद्रित कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति निश्चित रूप से पूरे देश से अलग है। इवन मैं ये बताना चाहूंगा आज कि वहां के मुसलमान भी पूरे देश के मुसलमानों से अलग सोच रखते हैं। सेना पिछले 5-6 सालों से सेना अपना
ऑपरेशंस जो है या एक्टिविटीज को बहुत लिमिटेड कर दी है रिहायशी इलाकों में। अब वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में उन लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। अगर 10 ऑपरेशन आप करते हैं तो एक आध की संभावना रहती है कि एक आध निर्दोष उसमें मारे जाएं। ऐसा होता ही रहता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर ऐसा होता है। तो अब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार जो बन रही है बिल्कुल सही? विशेष खबर की बात, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के राम माधव और ये सोनकर साहब जो हैं और दूसरे लीडरान करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इशू पे विशेष खबर की बात ये लोग करते रहे हैं, और फिर ये लोग 23 तारीख की बात कर रहे हैं। कुछ लेन देन में और इन लोगों का हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए ये लोग 23 तारीख का डेडलाइन दे रहे हैं। मैं यकीन तभी करूंगा जब ओथ का कार्यक्रम आप लोग अपने न्यूज चैनल से प्रसारित कर देंगे। चलिए मिथिलेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जी बहुत ही अंतर है। अब कहते कुछ है, करते कुछ। अरे भाई, वहाँ जो 370 के लिए पूरे देश में आपने ध्वजा फहराया, 370 खत्म करेंगे, वहाँ पर जो लोग प्रवासी मतलब वहाँ से चले गए हैं उनको मैं बचाऊंगा, ये सारी बातें जो है मिथ्या सा लगता है कि कोई भी नीति और नियत, ये दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी है। और कथनी और करनी में तो खैर लोग जो है पूरे दुनिया में देख रहा है, पूरे देश में देख रहा है कि 56 इंच का सीना से लेके सारी जो बकवासी इन्होंने किया है, आज कहीं न कहीं मोरली पूरे देश में एक तरह की हवा चल गई है। और उसका खामियाजा आज देख रहे हैं बिहार में, क्या अस्थिरता का माहौल इन्होंने पैदा किया। तो ऐसा लगता है कि रणनीतिकार जी। एक सवाल है उपेंद्र जी आपसे, ये जो सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से आपने कहा कि विचारधारा को विचार हटा करके धारा में लोग शामिल हो रहे हैं और ये गठबंधन की मजबूरियां भी है। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो सियासी हालात है, उस हालात में लोगों ने बढ़ चढ़ के लगातार आतंकवादी जो धमकियां थी उससे आगे निकल के लोगों ने एक मैंडेट दिया। अब मैंडेट जिनको मिला है, क्या उनके लिए ये मजबूरी भी है नैतिक रूप से? जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि चलिए अगर पार्टी का आपका एजेंडा है भी तो इसको दरकिनार करके हमें एक सरकार बना के लोगों को देनी चाहिए। देखिए, सही बात है कि मैंडेट किसी को मिला ही नहीं है। ये है जो विखंडित जनादेश। ऐसी स्थिति में मजबूरी उन पार्टियों के लिए है जिनके पास ज्यादा सीटें हैं। मजबूरी तो ये कह सकते हैं, मैंडेट खिलाफ तो गया है, जो भी रूलिंग कंबाइन हुआ था उसके खिलाफ मैंडेट है, लेकिन पक्ष में नहीं है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस और एनसी के खिलाफ मैंडेट है और ये दोनों उसमें विपक्ष में थी, पीडीपी और बीजेपी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है? पीडीपी इसके पहले के भी कार्यकलापों में, राजनीतिक एक्टिविटीज में, चाहे लोकसभा में हो या वो लोग कभी भाजपा के साथ नहीं गए। हमको याद है एटॉमिक डील पे वो सही बात है। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल है कि ये जनादेश को आपको रिस्पेक्ट करना है, इसलिए आप अपने जो आपका एजेंडा है, जनादेश किसी के पक्ष में है ही नहीं, इसलिए ये कहना कि जनादेश का आदर करना है। जनादेश ये है कि किसी की सरकार वहां भी नहीं बनी है, किसी की सरकार बनने की स्थिति नहीं है। तो इसमें हमें लगता है कि या तो फिर दोबारा चुनाव करवाइए या राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए। अगर वहां की जनता ने कोई स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है तो फिर दूसरे चुनाव का मामला बनता है, या भारतीय जनता पार्टी उसमें दिलचस्पी ना छोड़ दे और बाकी जो 3 पार्टियां उनको कहे कि भाई आप अपना कॉमन। लेकिन बीजेपी जो अभी कर रही है, जो सरकार बनाने के लिए तमाम जो शर्तें हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के नेता है निर्मल सिंह, उन्होंने कहा है कि उस पर बातचीत चल रही है और जो तमाम बातें थी वो केंद्रीय नेतृत्व को बता दी गई है, उनको फॉरवर्ड किया गया है। ये तमाम शर्तें हैं, 370 को आप सेल्व करिए, ये गलत है। इसी को तो हम बोलते हैं पार्टीलेसनेस, दलीय व्यवस्था है। लेकिन क्या जो राजनीतिक जो सियासी हालात है जम्मू कश्मीर को देखते हुए, वहां पे एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये आपको लगता है ये बीजेपी की मजबूरी है या बीजेपी के लिए जरूरी है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बीजेपी को तो और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कश्मीर आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बीजेपी? कॉम्प्रोमाइज करेगी तभी सरकार बनेगी। उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का जनादेश का आदर है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये किसी और राज्य का मामला होता तो समझ में आता है। जम्मू कश्मीर की एक विशेष स्थिति ज्योग्राफिकल नहीं, मेरा सवाल है कि ये जनादेश का आदर है
नहीं देखिए, या सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज है। मैं ये कह रहा इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। नहीं आप ये नहीं दोनों तरफ से जनादेश किसी का अगर आप जनादेश की बात कहें तो दो बड़ी पार्टियों में एक पीडीपी है और एक बीजेपी है जी, और मोर और लेस अभी अभी राज्यसभा के चुनाव में दोनों में कंप्रोमाइज भी हुआ है, दोनों ने मिलकर वोटिंग की है एक तरीके से। लेकिन सवाल यह है कि अगर उस पूरी इस कंप्रोमाइज में इंटरनेशनल मामलात इन्वॉल्व हैं, अगर उस पे बॉर्डर एरिया इन्वॉल्व है, अगर उसमें आर्मी इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो या ना शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से, अपने वोटर से क्या कहेगी, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर एक स्टेट की रीजनल पार्टी सिर्फ आपसे 3 सीटें ज्यादा ले आएगी, तो आप यह तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ आपको कब बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए। वो यह तय भी करेगी कि पाकिस्तान के पेड एजेंट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आपको बात करनी चाहिए। यह डिक्टेटिंग टर्म्स में मैं समझता हूं कि सरकार बने या न बने, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने से उस देश को खतरा है, उस राज्य की स्थिति और खराब होगी और खराब होगी। सेना का आज के दिन में इंटरनल एरियाज में नहीं है। मैं ये बात मानता हूं रामदास कि इस मुद्दे पे कि कश्मीर को लेकर के भारत का एक पूरा जिसे कहने स्टैंड है, उसमें कांग्रेस, उसमें बीजेपी, उसमें जेडीयू, सारे लोग शामिल हैं। लेकिन मुझे एक बात है कि अगर आप ये कहें कि साहब वो सत्ता है, उनकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी राष्ट्र से ऊपर नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी, तो भाई उसमें तो समझ में आता था कि बहुत सारी बातें आप कह सकते थे कि देश का मामला नहीं था। लेकिन यहां जिस तरीके की शर्तें रखी जा रही हैं और उन शर्तों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो अगर एक रीजनल पार्टी यह तय करेगी कि आर्मी को यहां से हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, तो फिर ध्यान रखिएगा कि यह स्थिति कल तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी होगी। वो भी तय करेंगे कि श्रीलंका के साथ आपको कैसे रहना है, बांग्लादेश में ममता भी तय करेंगी। तो इस देश की रीजनल पार्टी की महत्वाकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से लेगा भारत, यह महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, विदेश नीति प्रभावित होगी। लेकिन एक और पक्ष है जो खबर आ रही है कि संघ नाराज है, और संघ के बारे में बताया जाता है कि संघ का बीजेपी पे नियंत्रण भी है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती है क्या? देखिए, संघ तो नाराज होगा, और हमें लगता है कि नियंत्रण की बात है तो संघ वाले इसको मना करते कि हमारा नियंत्रण नहीं है। हमें भी लगता है कि उस तरह से कंट्रोल नहीं है। लेकिन यह है कि दोनों में बातचीत होते रहती होगी, दबाव, नैतिक दबाव ज़्यादा डालते होंगे, लेकिन वो कंट्रोल होगा, पॉलिटिकल कंट्रोल उसके हाथ में, मैं ये कभी नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता हूँ जी। तो संघ के नाराजगी से आपको लगता है कि सरकार बनने में वहां पे चीजें अब जो है अब ये देखिए जो खबर जिसको आपने भी उधर से जो नैतिक दबाव पड़ रहा है, उस नैतिक दबाव का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास है, कितना सम्मान करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इससे पता चल जाएगा, खास करके इससे और पता चल जाएगा कि वास्तव में उनके जो राय है उसका कितना ये सम्मान करते हैं, उसका जो नियंत्रण है उसका किस तरह से स्वरूप है, राजनीतिक नियंत्रण है या नैतिक नियंत्रण है या किस तरह का नियंत्रण है, ये पता चल जाएगा। अगर ये इससे सियासी भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होना है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में आप एक साझा सरकार चला रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या फायदा होना है? एक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमें लगता है इसका नुकसान हो जाएगा जी, क्योंकि फिर आगे जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कहेगी उसकी विश्वसनीयता पर लोग सवाल खड़ा करेंगे। अभी तो अमित शाह ने कह दिया था दिल्ली चुनाव के समय कि 15 लाख वाला हमारा राजनीतिक सियासी जुमला था। तो इस तरह की जो क्या बोलते हैं कथनी और करनी का जो फर्क है, उससे बहुत नुकसान होता है किसी भी पार्टी को, और हुआ भी दिल्ली में पता नहीं चलता है, दिल्ली में हुआ। तो अगर पुष्पेंद्र, आपको लगता है कि संघ के नाराजगी के बावजूद अगर चीजें होती है तो भारतीय जनता पार्टी एक तो ये हो पाएगा, आपको लगता है? पहला सवाल ये, और क्या अगर होता है तो इससे जो है नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ या किसी के साथ सरकार बनाने में, और खासतौर से क्योंकि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो बड़े विजनरी दूसरे टाइप के मुद्दे हैं, वो कोई तत्कालिक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो आप यकीन मानिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में इसका जबरदस्त फॉल आउट होगा। और ये वहां के लोगों को इसलिए बेवकूफ नहीं बना सकते कि इस देश में हिंदी बेल्ट की राजनीति जो है उसके लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबियों के लिए कश्मीर महत्वपूर्ण है, बलूचिस्तान के लिए नहीं है।
सिंध के लिए नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है। अगर इस हिंदी बेल्ट के लोगों को यह बताया गया कि पिछले 50 साल से धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, इन तीन का जो रट लगाए हुए थे, जिसको मैनिफेस्टो बनाते वक्त उस वक्त अड़चन भी आई थी, मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें डाला और मोदी नाराज भी हुए, अगर उसको आप इस सहजता के साथ हटाते चले जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह गलतफहमी निकाल दे भारतीय जनता पार्टी कि इस देश में हर आदमी ने उन्हें विकास के नाम पे वोट दे दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं मिला उनको वोट। प्रभादार जी, पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, मिथिलेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।